हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी अदर एग्जाम्स के लिए कला लोक नृत्य और विश्व धरोहर का परिचय एक पार्ट हो गया था, आज दूसरा बनने जा रहा है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक घटनाएं, इसके पहले एक पार्ट हो गया था, ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले 1 पार्ट हो गया था, तो आप उसको भी पहले जाके देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बारे में आप डिटेल जान जाइएगा। उससे कि आप डिटेल जानने से क्या होता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सभी सोल्व हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है भारतीय नौसेना का इतिहास सुर्खियों में क्यों है। कहता हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य की नौसेना की महानता के संदर्भ में चर्चा की है। चोल नौसेना के संबंध में संगम साहित्य में चोल नौसेना की विभिन्न यात्राओं और समुद्री अभियानों के अनेक संदर्भ मिलते हैं। कौजी कहता है कि संगम साहित्य में चोल नौसेना की विभिन्न यात्राओं और समुद्री अभियानों के अनेक संदर्भ मिलते हैं। चोल नौसेना को सबसे सशक्त नौसेनाओं में से एक माना जाता था। इसने श्रीलंका मलय प्रायद्वीप में चोल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पास जहाज निर्माण संबंधी अति समृद्ध और बृहत ज्ञान था। कहता चोलों के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर यानी पुहार, कावेरीपट्टनम, ये तो देखिए शहर है, कोई भी नदी के किनारे ही बसा होगा। ठीक है ना, या नदी उस शहर के किनारे बसा है या जो भी है। ठीक है ना, तो वही बोला गया है यहाँ पर कि शहर पुहार कावेरीपट्टनम राजधानी है, अरिक्कामेडु, कांचीपुरम, नागापट्टनम, ये सब बंदरगाह है। तो बंदरगाह कहाँ होगा, कोई शहर के किनारे जो नदी रहता है, तो नदी के किनारे में ही बंदरगाह रहता है। ठीक है ना। कहता बड़ी संख्या में महिलाओं ने चोल नौसेना में अग्रणी भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से युद्धों में भाग लिया। कहता चोल साम्राज्य से संबंधित तत्व प्रशासन की मुख्य विशेषता गांवों में सुस्थापित स्थानीय स्वशासन था। महिलाओं की स्थिति सती प्रथा शाही परिवारों में प्रचलित थी। उनके शासनकाल के दौरान देवदासी प्रथा का विकास हुआ। चोल काल के दौरान तमिल साहित्य का विकास अपने चरम पर पहुंच गया। कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली के उदाहरण बृहदेश्वर मंदिर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। नागेश्वर ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, तो यहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। नटराज या नृत्य करते शिव की कांस्य मूर्ति चोल काल की महान कलाकृति है। पाइका विद्रोह, अब कुछ विद्रोह है जो आपको पढ़ना चाहिए, अब इसके बारे में जानना चाहिए डिटेल। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने घोषणा की कि पाइका विद्रोह का नाम परिवर्तित कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया जाए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया जाए। ठीक है, क्या बोला, मानव संसाधन विकास मंत्री जो इनको जो हेड होते हैं उन्होंने ही इनको बोला कि पाइका विद्रोह का नाम परिवर्तित कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया जाए। ठीक है। पाइका विद्रोह का इतिहास है। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा के खुर्दा में हुआ था। पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों के कृषक सैन्य दल थे। ये युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराते थे और शांति काल में कृषि करते थे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो सके तो आप वीडियो को रोक कर भी आप उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप आराम से उसको सुनिए। देखिए बोलने में थोड़ा मना कभी दिक्कत हो जाता है तो आप उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर रिपीट कर दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल और मद्रास प्रांत में शासन स्थापित करने के बाद 1803 में उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया। खुर्दा के राजा का वर्चस्व समाप्त हो गया और पाइका लोगों की शक्ति और प्रतिष्ठा का पतन होने लगा। कहता 1817 में कृषक सैन्य दल के वंशानुगत नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइका लोगों ने ब्रिटिश दासता को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1825 में बख्शी जगबंधु के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। कब हुआ यह विद्रोह? 1825 में समाप्त हो गया।
1817 में तो शुरू किया था और 1825 में समाप्त हो गया। कालानुक्रमित रूप से प्रथम नहीं, 1817 के पाइका विद्रोह से पहले भी 18वीं सदी के शुरुआत में बंगाल में सन्यासी विद्रोह, 1766 में बंगाल एवं बिहार में चुआर विद्रोह और 1805 में त्रावणकोर के दीवान बेल्लू थम्पी का विद्रोह और 1814 में अलीगढ़ के तालुकदारों के विद्रोह हुए थे। चंपारण सत्याग्रह कहता, हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका शीर्षक स्वच्छाग्रह बापू को कार्यजली एक अभियान एक प्रदर्शनी था। क्या शीर्षक था उनका? स्वच्छाग्रह बापू को कार्यजली एक अभियान एक प्रदर्शनी था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कुछ जानेंगे हम लोग। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। साथ ही 1918 के खेड़ा सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण यानी बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या पर ध्यान देने हेतु गांधी जी को आमंत्रित किया था। अब क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। किस लिए? किसान की समस्या हल करने के लिए, यानी नील खेती से जो समस्या था किसानों को, वही समाप्त करने के लिए। किसानों की 3 कट्ठी पद्धति के तहत उनकी भूमि के 3/20 भाग पर अपने स्वामियों हेतु कहता है, किसानों को 3 कट्ठी पद्धति के तहत उनकी भूमि के 3/20 भाग पर अपने भूस्वामियों हेतु नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता है। भूस्वामी हेतु, ठीक है, नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। नील की निर्धारित कीमत बहुत कम थी तथा इसकी गणना फसल उत्पादन के बजाय कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। किसानों के समक्ष अनुबंधों से मुक्त होने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किंतु क्षतिपूर्ति का भुगतान बहुत अधिक था। गांधी जी के चंपारण आगमन पर ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें तत्काल जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेशों की अवहेलना की तथा विरोध को बनाए रखा। उनके सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने हेतु एक समिति का गठन किया तथा गांधी जी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। गांधी जी अधिकारियों को इस बात हेतु मनाने में सफल हुए कि 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए तथा किसान को क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, 3 कट्ठिया नील की खेती करने से होता था कि खेत की उत्पादन क्षमता घट जाता था, ठीक है ना। तो उत्पादन क्षमता घट जाएगा तो कोई भी फसल फिर नहीं होगा। तो इस कारण से किसान अपने खेतों में नील की खेती नहीं करना चाहते थे, तो जबरदस्ती करता था, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़िए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का उत्सव। प्रधानमंत्री ने गुजरात में साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह में भाग लिया। साबरमती आश्रम 1915 में जीवन लाल देसाई द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया। तत्पश्चात गांधी जी द्वारा 1917 में इसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस आश्रम का विचार दक्षिण अफ्रीका के टॉल्स्टॉय फार्म तथा फिनिक्स आश्रम से प्रेरित था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपरांत उनका प्रथम आश्रय 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। साबरमती आश्रम हरिजन आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। इस समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह तब तक साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे जब तक भारत की स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती। अप्रैल 1936 में गांधी जी ने सेगांव को अपना निवास स्थान बनाया है। इसे उन्होंने सेवाग्राम का नाम दिया। सेवाग्राम का अर्थ है सेवा का गांव। गांधी जी इस सेवाग्राम आश्रम में 1946 तक रहे, जब तक उन्होंने नोआखाली की ओर प्रस्थान नहीं किया। बंगाली अखबारों के प्रकाशन की द्विशताब्दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी ने बंगाली अखबारों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक संस्करण जारी किया है। देश के पहले अखबार जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कोलकाता में 1780 में हुआ। इस अखबार का प्रकाशन 23 मार्च 1782 को बंद कर दिया गया था। यह अखबार केवल 2 वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी के 80वें दशक तक बंगाल समाचार पत्रों के प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
1876 में सर जॉर्ज कैंपबेल द्वारा किए गए भारतीय भाषा प्रेस के एक सर्वेक्षण में दर्शाया गया कि 38 समाचार पत्रों की कुल संख्या के आधे समाचार पत्रों का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। समाचार दर्पण बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 23 मई 1818 को सैरामपुर मिशन प्रेस द्वारा किया गया था। 1821 में राम मोहन राय के संरक्षण में संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 1821 में राम मोहन राय के संरक्षण में संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। संवाद प्रभाकर 1839 में प्रकाशित पहला बंगाली दैनिक अखबार था। क्या? संवाद प्रभाकर। कब? 1839 में, जो ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा संरक्षित था। प्रारंभिक बंगाली अखबारों ने नील बागानों के शोषित श्रमिकों और किसानों के मुद्दों को उठाया। उनमें सोम प्रकाश, ग्राम वार्ता प्रकाशिका और अमृत बाजार पत्रिका यानी अंग्रेजी साप्ताहिक बनने से पहले उल्लेखनीय थे। क्या क्या थे? सोम प्रकाश, ग्राम वार्ता प्रकाशिका और अमृत बाजार पत्रिका। अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं बंगाली एस.एन. बनर्जी के, हितवादी द्विजेंद्रनाथ टैगोर के हैं और संजीवनी के मित्रा के हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ। हाल ही में देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष के समारोह का विषय संकल्प से सिद्धि था, जिसके तहत लोगों के निर्धनता और कुपोषण से मुक्त होने का संकल्प लेने का आग्रह किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें यह भी घोषित किया गया कि स्वतंत्र भारत का नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद की आक्रामकता के विरुद्ध होगा। भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ करने के कारण ब्रिटिश इच्छा शक्ति की कमी के कारण भारतीय मांगों का समाधान करने में क्रिप्स मिशन की विफलता, मूल्य वृद्धि, खाद्य वस्तुओं का अभाव आदि जैसी युद्धकालीन असमानताओं में वृद्धि के कारण जन सामान्य में असंतोष, दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों की पराजय से भी भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लोकप्रिय इच्छा को बढ़ावा मिला। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। 8 अगस्त 1942 के दिन भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक बम्बई से आरंभ किया गया। हालांकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, आज़ाद सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के समय विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में व्यापक पैमाने पर जन आवेग एवं शासन के प्रतीकों पर आक्रमण की घटनाएं देखी गई। आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, किसानों आदि की भागीदारी देखी गई। कहता कोरेगांव की लड़ाई। हाल ही में कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र में हिंसक संघर्ष हुआ। कोरेगांव की लड़ाई या आंग्ल मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाई थी। आंग्ल माने अंग्रेजी और मराठा माने मराठा लोग थे जो इंडियन थे, भारतीय थे, जो 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों द्वारा कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक पेशवा के सैनिकों को रोके रखा। इस युद्ध में पेशवा के लगभग 600 सैनिक मारे गए, जिसके बाद पेशवा ने पुणे पर हमला करने की योजना को त्याग दिया। अंग्रेजों ने इस विजय की स्मृति में एक टावर का निर्माण करवाया और इस पर एक लेख लिखवाया, जिसमें इस जीत को पूर्व में ब्रिटिश सेना की गौरवपूर्ण विजयों में से एक कहा गया। ये जो लिखा गया, क्या लिखा गया भाई? लिखा गया कि पूर्व में ब्रिटिश सेना की गौरवपूर्ण विजयों में से एक कहा गया। महार इसे ऐसे दिन के रूप में मनाते हैं, महार को इसे ऐसे दिन के रूप में मनाते हैं जब उन्होंने सैन्य गौरव की अपनी पुरानी स्थिति को वापस प्राप्त कर लिया। महार एक जातीय समूह है जो महाराष्ट्र
और इसके आसपास के राज्यों में निवास करती है। तो ये पूछ देगा कि महार जो जाति हैं वो किधर निवास करते हैं भारत के, तो महाराष्ट्र के और उसके इलाकों में। यद्यपि महार अस्पृश्य थे, परंतु शताब्दियों से ये अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। शिवाजी की सेना में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि पेशवाओं के समय इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और इन्होंने धीरे धीरे अपने सैन्य गौरव को खो दिया। B.R. अम्बेडकर ने महारों को एकजुट किया और उन्हें राजनीतिक चेतना तथा अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। कहता है आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 में माने उतना तक चला, 1775 से 1782 तक चला। कहता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठों द्वारा 1776 की पुरंदर की संधि के उल्लंघन किए जाने से उत्पन्न ब्रिटिश प्रतिशोध के कारण हुआ। इस युद्ध का समापन सालवाई की संधि 1782 के साथ हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप सॉल्सेट क्षेत्र ब्रिटिशों को प्राप्त हुआ, जबकि पुरंदर की संधि के तहत विजित शेष क्षेत्र मराठों को वापस लौटा दिया गया। मराठों को विजित शेष क्षेत्र मराठों को लौटा दिया गया और सॉल्सेट क्षेत्र ब्रिटिशों को प्राप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के बीच आंतरिक विवादों ने ब्रिटिशों को एक अन्य अवसर प्रदान किया। बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के साथ बसीन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए, जिससे ब्रिटिशों को राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। इससे ब्रिटिशों को मराठा क्षेत्र में अस्थायी रूप से अंग्रेजी सेना को रखने का अवसर प्राप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ब्रिटिशों ने पिंडारियों यानी मराठा सेना में किराए के सैनिक के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाइयाँ की। इसने मराठा संघ को ब्रिटिशों के विरुद्ध एकताबद्ध किया। मराठा ब्रिटिशों द्वारा पराजित हुए तथा विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका परिणाम मराठा संघ के विघटन के रूप में प्रचलित हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हैं। क्या है? कहता है बसव जयंती। ठीक है, कर्नाटक में बसवेश्वर का 884वां जन्म दिवस बसपन्ना जयंती का बसव जयंती के रूप में मनाया गया। बसवेश्वर 12वीं सदी के सामाजिक सुधारक थे। कहता बसवेश्वर के बारे में बसवेश्वर को लिंगायतवाद या लिंगायत संप्रदाय या वीरशैववाद का संस्थापक माना जाता है। ये दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी वैदिक परंपरा में व्याप्त हो चुकी बुराइयों का प्रबल विरोध किया। इन्होंने अपने व्यावहारिक अनुभवों को साहित्य की एक विशिष्ट विद्या में प्रस्तुत किया, जिसे वचन कविता कहा जाता है। वचन कविता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी के कल्याण को सुनिश्चित करना था। इन्होंने कल्याण राज वेलफेयर स्टेट की स्थापना की घोषणा की। इन्होंने स्थावर और जंगम नामक दो महत्वपूर्ण और अभिनव अवधारणाएं प्रतिपादित की। इनका अर्थ क्रमशः स्थिर और गतिशील है। ये अवधारणाएं बसपन्ना की क्रांतिकारी विचारधारा की मुख्य आधार है। संत त्यागराज। हाल ही में संत त्यागराज की 250वीं जयंती मनाई गई। संत त्यागराज के बारे में संत त्यागराज कर्नाटक त्रिमूर्ति के प्रमुख संगीतकारों में से एक हैं। इस त्रिमूर्ति में संत त्यागराज के साथ ही मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री भी शामिल हैं। संत त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। रामायण के प्रभाव से वह भगवान राम के प्रख्यात भक्त बन गए। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 24,000 गीतों को भगवान राम को समर्पित किया। तिरुवारूर में प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी माह के बीच त्यागराज के सम्मान में एक संगीत उत्सव त्यागराज आराधना आयोजित किया जाता है। लिंगायत स्वयं को हिंदुओं से पृथक धार्मिक समूह के रूप में वर्गीकृत करवाना चाहते हैं। हालांकि लिंगायत भगवान शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका मानना है कि इष्ट लिंग व्यक्तिगत देवता की अवधारणा और बसवेश्वर द्वारा निर्धारित आचार व्यवहार के नियमों को हिंदू जीवन शैली के समान नहीं माना जा सकता है। राज्य की जनसंख्या की 10 से 17% जनसंख्या लिंगायत है और इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सूचित किया गया है। राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। हाल ही में राजा राम मोहन राय की 245वीं जयंती मनाई गई।
राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। इन्होंने विधवा पुनः विवाह के समर्थन में तथा सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। ब्रह्म समाज 1814 में स्थापित आत्मीय सभा का ही विकसित रूप था। ब्रह्म समाज ने एक ईश्वर की उपासना, भाईचारे और एक दूसरे पर निर्भरता पर बल दिया। वे भारतीय संस्कृति में पश्चिमी समाज के आदर्शों की अच्छाइयों का समावेश करना चाहते थे। इन्होंने 1822 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार जैसे स्तरीय पत्रों का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया। श्री रामानुजाचार्य 1 जून 2017 को श्रीरंगम और कांचीपुरम में श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाई गई। 1000 हो गया उनको, तो 1000वीं जयंती मनाई गई। वेदांत हिंदू दर्शन की वेदांत शाखा वेदांत वेदों के अंत या उपनिषदों पर आधारित है। वेदांत दर्शन की अन्य शाखाएं विशिष्टाद्वैत के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं। द्वैत, इसके मुख्य प्रतिपादक माधवाचार्य हैं। यह एक द्वैतवादी संप्रदाय है जिसके अनुसार सत्ता यानी सृष्टि दो भागों स्वतंत्र प्राणी और परतंत्र आश्रित प्राणी में विभाजित है। भेद या द्वैताद्वैत इसके संस्थापक निम्बार्क हैं। यह द्वैताद्वैतवाद में विश्वास करता है, अर्थात सर्वोच्च सत्ता स्वयं को विश्व की आत्माओं में रूपांतरित करती है। इस प्रकार आत्मा सर्वोच्च सत्ता से भिन्न है और बिना समर्थन के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती। शुद्धाद्वैत इसके संस्थापक वल्लभ हैं। यह शुद्धाद्वैतवाद पर विश्वास करता है, अर्थात ईश्वर स्वयं में शुद्ध है। अद्वैत इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य है। यह अद्वैतवाद अर्थात व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर के एकत्व के सिद्धांत पर विश्वास करता है। श्री रामानुजाचार्य के बारे में, श्री रामानुजाचार्य एक हिंदू वैष्णव धर्म शास्त्री और दार्शनिक थे जो हिंदू धर्म में नयापन लाए और उन्हें पुनः जीवन दिया। मैंने नया कुछ लाया और उन्हें पुनः जीवित किया। उनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुबुदुर गांव में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को नाम से प्रचलित दर्शन की शिक्षा दी। किसने? उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रचलित दर्शन की शिक्षा दी। विशिष्टाद्वैत को यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यह दर्शन विशेष या गुणों के साथ साथ अद्वैत या ईश्वर के एकत्व की बात करता है, इसीलिए यह सशर्त अद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैत प्रणाली एक प्राचीन मत है जिसकी व्याख्या मूलतः बौधायन द्वारा 400 ईसा पूर्व में की गई। श्री रामानुजाचार्य ने संस्कृत में कुल 9 दार्शनिक ग्रंथ लिखे जिन्हें नव ग्रंथ कहा जाता है। उनमें से कुछ हैं वेदांत संग्रह, वेदों पर टीका, श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर टीका, भगवत गीता भाष्य, भगवत गीता पर टीका। रामानुज ने भक्ति के लिए एक बौद्धिक आधार प्रदान किया। भक्ति आंदोलन मध्यकाल के दौरान हुए धार्मिक आंदोलन को संदर्भित करता है जिसमें ईश्वर के प्रति एकचित्त समर्पण पर बल दिया गया था। इसका उद्भव 7वीं से 12वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। इसके पश्चात यह उत्तर की ओर बढ़ा। इसने अलवार और नयनार, वैष्णव और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। इसने अनुष्ठानों, समारोहों और अंधविश्वासों की निंदा की। इसने धार्मिक मामलों में निर्णय लेते समय ग्रहणशीलता अपनाने की शिक्षा ली। इसने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास, चैतन्य इत्यादि भक्ति आंदोलन के महान व्यक्तित्व हैं। भक्ति समर्थकों के प्रसिद्ध साहित्यकार कथा अलवार संतों की कुल संख्या 12 विष्णु की प्रति समर्पित है। अलवार रचनाओं के प्रमुख संकलनों में से एक नालिर दिव्य प्रबंधम यानी 4000 पवित्र रचनाएं था। इसे तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया। नयनार ये 63 संत थे जो शिव के प्रति समर्पित थे। इनकी कविताओं
का संकलन तमिल साहित्य के 12 संस्करणों में से है, जिसे तिरुमुराई के नाम से जाना जाता है। प्रथम 7 संस्करणों में अपार, संबंदर और सुंदर की रचनाएं तेवरम के नाम से संकलित हैं। कबीरदास 15वीं सदी के कवि हैं, जिनके लेखन का भक्ति आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। इनके लिए छंद गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं कबीर बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर में संकलित हैं। नानक अन्य धार्मिक कवियों जैसे बाबा फरीद, रविदास यानी रैदास एवं कबीर के साथ साथ नानक द्वारा रचे गए भजनों को गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। मीराबाई, इन्हें श्री कृष्ण की प्रशंसा में लिखी गई अपनी कविताओं और भजनों के लिए जाना जाता है। तुलसीदास, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा आदि सम्मिलित हैं। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने संस्कृत में शिष्टाष्टकम यानी 8 भक्ति प्रार्थनाएं की रचना की। बाबा फरीद, सूफी संत बाबा शेख फरीद जी की स्मृति में फरीदकोट में 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। 5 दिवसीय पर्व मनाया गया। बाबा फरीद कौन थे? चिश्ती सूफी संत फरीद उद दीन गंज ए शकर बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं। बाबा फरीद ने पंजाबी भाषा में छंदों की रचना की थी, जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूफी आंदोलन के संबंध में सूफीवाद 19वीं सदी में अस्तित्व में आया। एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लामिक साहित्यों में सूफीवाद के लिए तसबुफ शब्द प्रयोग किया गया। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन, जिसे सूफी संतों द्वारा पहने जाने वाले खुरदरे ऊनी वस्त्रों से संदर्भित किया जाता है। अन्य विद्वानों का विश्वास है कि यह सफा से निकला है, जिसका अर्थ शुद्धता होता है। संन्यास और रहस्यवाद की ओर अग्रसर होने वाले धार्मिक विचारधारा के लोगों के समूह को सूफी कहा जाता था। उन्होंने ईश्वर की गहन भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया। सूफी संतों को फकीर या दरवेश के रूप में भी जाना जाता था। भारत में सूफीवाद का प्रचार 10वीं से 14वीं सदी के मध्य हुआ। 11वीं सदी तक यह कुरान से संबंधित अध्ययनों और सूफी प्रथाओं पर संकलित साहित्य के साथ सुविकसित आंदोलन के रूप में उभरा। सूफी समुदाय खानाकाह के रूप में जाना जाता था, जो एक शेख यानी पीर या मुर्शिद द्वारा नियंत्रित होता था। 12वीं सदी के विश्व के विभिन्न भागों में सूफी सिलसिले प्रकट होने लगे थे। जब एक शेख की मृत्यु होती थी तो उनका मकबरा यानी दरगाह उनके अनुयायियों हेतु भक्ति का केंद्र बन जाता था। इसने सूफियों की आध्यात्मिक अनुग्रह यानी बरकत की खोज हेतु जियारत यानी तीर्थाटन को प्रोत्साहित किया। तत्कालीन भारत में प्रचलित प्रमुख सूफी संप्रदाय यानी चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी तथा कादरी थे। चिश्ती सिलसिला, इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। आत्मसंयम चिश्ती सिलसिले की मुख्य विशेषता थी। उन्होंने सांसारिक प्रलोभनों को स्वयं को पृथक रखा। चिश्ती संत जन सामान्य की भाषा में वार्तालाप करते थे। दैवीय परमानंद की प्राप्ति हेतु रहस्यवादी मंत्रों सहित संगीत एवं नृत्य का संगीतकारों या कव्वालों द्वारा संपादन किया जाता था। अमीर खुसरो तथा मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों ने सूफी सिद्धांतों की प्रशंसा में कविताएं लिखी। कुछ प्रमुख चिश्ती सूफी संतों अपने दरगाह सहित में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यानी दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली तथा शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। सुहरावर्दी सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। हालांकि भारत में इसका प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। चिश्ती संतों के विपरीत सुहरावर्दी संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अधीन अनेक महत्वपूर्ण पदों को धारण किया था। कादरी सिलसिला,
इसकी स्थापना शेख नियामतुल्लाह कादरी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नियामतुल्लाह कादरी, जो शेख थे। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले के प्रमुख अनुयायी में से एक थे। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? दारा शिकोह, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी सिलसिला, यह सिलसिला मुगल शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। शेख अहमद सरहिंदी, जो स्वयं को मुजेहिद अली सफ़ानी, क्या? मुजेहिद अली सफ़ानी यानी सहस्त्राबादी के सुधारक कहते थे, इस सिलसिले के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 2014 से मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित थे तथा 1917 में गांधी जी से मिलने के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। 1918 में गुजरात में बड़े पैमाने पर कर की न अदायगी आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। कब? कर की न अदायगी आंदोलन में उन्हें अपना बड़ा हिस्सा चुना, ठीक है, इस कारण से उन्होंने सरदार की उपाधि उन्हें मिली। इस आंदोलन ने ब्रिटिश अधिकारी को किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस करने पर विवश किया, ठीक है। नागपुर झंडा सत्याग्रह, 1923 में जब गांधी जी जेल में थे तब पटेल को कांग्रेस के सदस्यों ने नागपुर में भारतीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए कहा था। कहता बोरसद दंडात्मक कर सत्याग्रह, यह बंदोबस्त पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा लोगों पर लगाए जाने वाले भूराजस्व में अनुचित वृद्धि के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया सत्याग्रह था। सरदार पटेल ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने 1928 में कर वृद्धि के विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने भारतीय संघ में 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के एकीकरण हेतु उनके अटल संकल्प के लिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में जो धरती अब्बा के नाम से भी लोकप्रिय है, जो धरती अब्बा के नाम से लोकप्रिय है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वह छोटा नागपुर पठार की मुंडा जनजाति थे। बिरसा मुंडा का एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। उन्होंने मिलनेरियन यानी सहस्त्राबादी आंदोलन का नेतृत्व किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उनकी विरोध की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का एक सशक्त प्रतीक माना जाता है। वह अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए, लेकिन आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के मिशनरियों के प्रयास को एहसास होने के पश्चात बिरसा ने बिरसाइट यानी बिरसा धर्म नामक संप्रदाय शुरू किया। उन्होंने लोगों द्वारा उसे ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। लोगों के द्वारा बिरसा मुंडा को ईश्वर का दर्जा दिया गया। उराव और मुंडा समुदाय के सदस्यों ने अंग्रेजों की धर्म परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को चुनौती देने के लिए बिरसाइट संप्रदाय से जुड़ना आरंभ कर दिया। उसने आदिवासी समुदाय के अंदर व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त करने, पशु बलि को रोकने तथा मद्यपान का त्याग करने का भी प्रयास किया। अल्पायु होने के बावजूद बिरसा को अंग्रेजों द्वारा आरोपित भू बंदोबस्त प्रणाली के विरुद्ध जनजातीय समुदाय को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। इसने अंग्रेजों को उसकी मृत्यु के 8 वर्ष पश्चात आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा हेतु छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू करने के लिए विवश किया। वह एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद केंद्रीय कक्ष में लगाया गया। अनसुईया साराभाई, गूगल ने अनसुईया साराभाई की 132वीं वर्षगांठ को एक डूडल बनाकर मनाया। अनसुईया साराभाई के संदर्भ में इन्हें भारत की प्रथम महिला यूनियन लीडर के रूप में जाना जाता है। 1920 में इन्होंने भारत में कपड़ा कामगारों की सबसे पुरानी यूनियन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी मजदूर महासंघ की स्थापना की। इनका जन्म अहमदाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये छोटी उम्र में ही अनाथ हो गई थी और मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्हें विवाह करने के लिए विवश किया गया। हालांकि वे भाग निकली और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने चली गई।
लंदन में वह फेबियन सोसाइटी और समानता संबंधी नए विचारों से प्रभावित हुई तथा महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग करने वाले आंदोलन में शामिल हुई। भारत वापस आने पर ये मिल श्रमिकों की 36 घंटे की शिफ्ट की दुर्दशापूर्ण कार्य दशाओं के विरोध से जुड़ गई। 1914 में इन्होंने अधिक मजदूरी के लिए बुनकरों की प्रथम हड़ताल आयोजित करने में सहायता की। 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गठन में भी शामिल थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित अन्य प्रमुख महिलाएं: रानी लक्ष्मीबाई, वह भारत की स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध 1857 के अग्रणी योद्धाओं में से एक थी। उन्होंने व्यापकत के सिद्धांत का विरोध किया और झांसी पर अपना दावा छोड़ने से मना कर दिया। बेगम हजरत महल, इन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। सावित्री बाई फूले, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ी में अपने पति के सहयोग से प्रथम महिला स्कूल की स्थापना की। महिलाओं के अधिकारों के अतिरिक्त इन्होंने जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन के पक्ष में भी कार्य किया। सरोजिनी नायडू, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और साथ ही में किसी भारतीय राज्य यानी संयुक्त प्रांत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और ये संयुक्त राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें उनके साहित्यिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। और अरुणा आसफ अली, इन्हें पूर्व निर्धारित समय पर बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में लोकप्रिय है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस अरुणा आसफ अली। मैडम भिक्काजी कामा, इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में स्वयं द्वारा डिजाइन किए गए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का विशेष श्रेय प्राप्त है। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए वंदे मातरम नामक पत्रिका भी शुरू की तथा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया। एनी बेसेंट, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र भी शुरू किए तथा अपने भाषणों और लेखनी के माध्यम से लोगों के मध्य जबरदस्त उत्साह पैदा किया। उषा मेहता, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी में से एक थी। इन्होंने 8 वर्ष की अल्पायु में साइमन गो बैक प्रदर्शन में भाग लिया। इन्हें गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित करने का भी श्रेय दिया जाता है तथा ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो की संचालिका थी। किसने? उषा मेहनत ने। बहुत कम उम्र के सबसे कम उम्र की आंदोलन करता थी। किसने? 8 वर्ष की उम्र में ही। कौन सा प्रदर्शन किया? साइमन गो बैक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सब सभी थियोरेटिकल है, तो आप इसको प्लीज आसानी से और आराम से सुनते रहिए। आपको जरूर से जरूर याद होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर याद होगा। तो आप इसको लगातार सुनिए, ठीक है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। आप चलिए सरकारी योजना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता सरकारी योजना, पर्यटन मंत्रालय यानी स्वदेश दर्शन में हम लोग जानेंगे कुछ इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय 2014 से 15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के कल्पना भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए की गई। इसके पीछे यह विचार था कि पर्यटन क्षेत्र को नौकरियों के सृजन तथा आर्थिक समृद्धि के संचालक बल के रूप में एक प्रमुख शक्ति बनाया जाए तथा अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय स्थापित कर इसकी संभावनाओं को साकार किया जाए। इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु 13 थीम आधारित सर्किटों की पहचान की गई है। ये हैं पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट और रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट। ठीक है। अब कहता है स्पेशल टूरिज्म जोन।
कहता है स्पेशल टूरिज्म जोन, कहता है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे जिले के जुनार तालुका को एक स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में घोषित किया गया। यहाँ छत्रपति शिवाजी के जन्मस्थल शिवनेरी किले के अतिरिक्त 7 अन्य ऐतिहासिक किले तथा 350 से अधिक गुफाएं भी मौजूद हैं। स्पेशल टूरिज्म जोन से संबंधित तथ्य राज्यों के साथ साझेदारी में स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV द्वारा संचालित होने वाली स्पेशल टूरिज्म जोन की निर्माण की घोषणा वर्ष 2017-18 के बजट में की गई थी। स्पेशल टूरिज्म जोन्स का निर्माण संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देगा एवं विविधतापूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करेगा। यह उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका अवसर उत्पन्न करने में सहायता करेगा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। पर्यटन पर्व, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और हितधारकों के सहयोग से पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। पर्यटन पर्व से संबंधित तथ्य, इसका आयोजन 5 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक यानी 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पर्यटन के लाभ की ओर ध्यान आकर्षित करने, माने इसका जो आयोजन होगा 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। सांस्कृतिक विविधता के प्रदर्शन तथा टूरिज्म फॉर ऑल के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। कहता ये कार्यक्रम भारतीयों को अपने देश के भ्रमण हेतु प्रोत्साहित करने यानी देखो अपना देश पर केंद्रित था। देश के सभी राज्यों में संवादात्मक सत्रों के साथ साथ क्षेत्र में नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु कार्यशालाओं जैसे पर्यटन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धरोहर गोद ले योजना, हाल ही में 7 कंपनियों को धरोहर गोद ले योजना के अंतर्गत 14 स्मारकों के संरक्षण के लिए चुना गया। धरोहर गोद ले योजना अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना का विवरण, यह संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्रों की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कॉरपोरेट व्यक्ति को विरासत स्थलों को गोद लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इन्हें स्मारक मित्र कहा जाएगा और इनके द्वारा संरक्षण हेतु की गई गतिविधियों को कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल के अंतर्गत माना जाएगा। यह योजना पूरे भारत में स्मारकों, विरासतों व पर्यटन स्थलों के विकास की परिकल्पना करती है तथा उन्हें अधिक संधारणीय बनाने के उद्देश्य से उनकी पर्यटन क्षमता एवं सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि कर इन्हें पर्यटक अनुकूल टूरिज्म फ्रेंडली बनाती है। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक टूरिस्ट साइट प्रोजेक्ट के तहत विकास हेतु 12 स्थलों की पहचान की गई है। आइकॉनिक टूरिस्ट साइट प्रोजेक्ट के संदर्भ में प्रमुख पर्यटन स्थलों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई। साइट्स की पहचान वहां आने वाले लोगों की संख्या, क्षेत्रीय वितरण, विकास की संभावना और कार्यान्वयन की सुगमता जैसे मानदंडों के आधार पर की गई थी। पहचाने गए 12 स्थल: ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफा, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, कोलावा बीच, आमेर का किला, सोमनाथ, धौलावीरा, खजुराहो, हम्पी, महाबलीपुरम, काजीरंगा, कुमारकोम, महाबोधि मंदिर, ये सब 12 स्थल से। प्रसाद योजना, परिवहन में पर्यटन और संस्कृति पर संसद की अस्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय की महत्वपूर्ण प्रसाद योजना को एक ऐसी योजना के तौर पर संदर्भित किया है जिसकी अवधारणा मौलिक रूप से गलत है। प्रसाद योजना के संदर्भ में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान को 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यटकों की अधिक संख्या, प्रतिस्पर्धा और संधारणीयता के सिद्धांत के आधार पर धार्मिक पर्यटन स्थलों की पहचान और उनका विकास करना था ताकि धार्मिक पर्यटन के अनुभव को समृद्ध बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रारंभ में 12 शहरों का चयन किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। संस्कृति मंत्रालय की योजना, संस्कृति मानचित्र और रोड मैप पर आधारित राष्ट्रीय मिशन है। कहता भारत सरकार ने मथुरा जिले से भारत के संस्कृति मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन आरंभ किया। कहाँ से?
मथुरा जिले से भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन। सांस्कृतिक मानचित्रण और रोड मैप पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के बारे में। यह मिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आता है। इस मिशन का उद्देश्य सरकार और कलाकारों के मध्य संचार का एक प्रत्यक्ष माध्यम स्थापित करना है और उनकी प्रतिभा को निखारने व उनमें सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कलाकारों के मध्य पीयर टू पीयर संचार स्थापित करना है। मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सभी कला रूपों और कलाकारों के विकास के लिए हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान नामक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सांस्कृतिक मानचित्रण अर्थात सांस्कृतिक परिसंपत्तियां और संसाधनों के डाटाबेस स्थापित करना। यह अभियान डिजाइन फॉर डिजायर एंड ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मजबूत तंत्र प्रदान कर उनकी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान रखेगा। यह मिशन द्वारा अभियान के विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक प्रतिभा खोज समारोह दिन का आयोजन भी करेगा। सभी कला रूपों के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने, ज्ञान साझा करने, भागीदारी, प्रदर्शन और पुरस्कार हेतु एक नेशनल कल्चर वर्किंग प्लेस पोर्टल की स्थापना करना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के मध्य पारस्परिक मेलजोल की प्रोत्साहित करना है। ऐसा किए जाने का उद्देश्य उनके बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के अनुसार पारस्परिक मेलजोल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश को भारत के किसी अन्य राज्य संघ शासित प्रदेश के साथ युग्मित किया जाएगा। इस विनिमय के माध्यम से इस बात की परिकल्पना की गई है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं तथा प्रथाओं का ज्ञान एक दूसरे के बीच समझ व जुड़ाव को बढ़ाएगा। इस प्रकार भारत की एकता और अखंडता सशक्त होगी। अन्य सरकारी पहले। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस कहता है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को भारत में सबसे स्वच्छ और श्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस यानी स्वच्छ स्थान के रूप में घोषित किया गया। किसे? मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वरम मंदिर को। अब मीनाक्षी सुंदरेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मंदिर की वर्तमान संरचना 1623 से 1655 एडी में मदुरई के नायक शस्को द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इसके ऐतिहासिक को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में रहे प्राचीन मदुरई के पांड्य शासनकाल में भी खोजा जा सकता है। यह मंदिर पार्वती, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है, और उनके पति शिव, जिन्हें यहाँ सुंदरेश्वर नाम दिया गया है, को समर्पित है। एक मंदिर कुंड विशालकाय विमान 14 गोपुरम तथा 1000 स्तंभों वाले मंडपम से युक्त यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। संबंधित तथ्य। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक पहल है। शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहयोग में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस पहल के लिए समन्वयक मंत्रालय होगा। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस पहल के अंतर्गत सरकार देश के 100 प्रतिष्ठित विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर केंद्रित एक विशेष स्वच्छता पहल आरंभ करेगी। सभी आइकॉनिक स्थलों ने वित्तीय और तकनीक सहायता हेतु PSUS को नामित किया गया है। राष्ट्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों ने नेशनल थिएटर फेस्ट, भारत उत्सव, नेशनल माइम फेस्टिवल जैसे विभिन्न महोत्सवों का आयोजन किया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के संदर्भ में देश भर में लोक कला और पारंपरिक कला के विभिन्न रूपों का परिरक्षण, संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ZCCS की स्थापना की है। ZCCS अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जैसे कि अवार्ड टू यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट, यानी 18 से 31 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को विभिन्न लोक कला रूपों जो दुर्लभ हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं, इस क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना। दुर्लभ और लुप्त होते कला रूपों, चाहे वह शास्त्रीय या लोक जनजाति हो, को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना ताकि युवा प्रतिभाओं को उनके चुने हुए कला क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने में सहयोग किया जा सके। यह कार्य विशेषज्ञों एवं इन क्षेत्रों के
सिद्धहस्त लोगों के मार्गदर्शन में छात्रवृत्ति के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देकर किया जाएगा। शिल्प ग्राम योजना। शिल्प ग्राम या कला ग्राम ऐसे केंद्र हैं जो युवा प्रतिभाशाली शिल्पकारों को प्रशिक्षण और मंच प्रदान कर भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित और संरक्षित करते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम NCEP, इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों से कलाकारों को अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण, स्वदेशी और जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन विशेष घटक को शामिल करके खेलो इंडिया प्रस्ताव को नया रूप प्रदान किया है। अन्य संबंधित तथ्य। खेल राज्य सूची का विषय है तथा खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। SAI द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट निम्न है। कलारीपट्टू। इस मार्शल आर्ट का प्रारंभ केरल से हुआ, यानी कलारीपट्टू पहला है। इसे मूलतः केरल के उत्तरी एवं मध्य भाग तथा दक्षिणी तमिलनाडु से संबंधित माना जाता है। सिलंबम यह तमिलनाडु में प्रचलित अस्त्र आधारित मार्शल आर्ट है, माने अस्त्र आधारित मार्शल आर्ट है। इसमें बांस से बने हुए अस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तीरंदाजी। यह झारखंड का खेल है जिसमें धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से शिकार और मनोरंजन के उद्देश्य से तीरंदाजी की जाती थी। कबड्डी। यह एक टीम खेल है जिसमें दो टीम अंत तक अपने अधिक सदस्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। यह खेल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से खेला जाता है। मल्लखम्ब। कहता है मल्लखम्ब क्या है? यह पारंपरिक खेल कलाबाजी और एरियल योगा का मिश्रित रूप है। इसका प्रदर्शन लकड़ी के खंभे पर किया जाता है एवं खिलाड़ी पूरे प्रदर्शन के दौरान कुश्ती पकड़ का प्रदर्शन करते हैं। मुकना। यह मणिपुर की लोक कुश्ती है। थांगटा। यह मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है और इसे पारंपरिक रूप से ह्यूएल लंगलो के नाम से जाना जाता है। खोम लैनई। यह असम में बोडो समुदाय के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। गटका। यह पारंपरिक युद्ध प्रशिक्षण है जिसमें तलवारों के रूप में लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। कहता है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जनजातीय सांस्कृतिक शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का यह उत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया जाता है। कहाँ? चंडीगढ़ में। इससे पहले यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। आदि महोत्सव के संदर्भ में यह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की एक संयुक्त पहल है। आदि महोत्सव ने जनजातीय दस्तकारों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर प्रदान किया। यह जनजातीय वाणिज्य को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को अगले स्तर तक ले जाने का एक प्रयास भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम NSTFDC के माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना भी आरंभ की गई है। ट्राइफेड के संदर्भ में ट्राइफेड 1987 में अस्तित्व में आया। यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ट्राइफेड का अंतिम उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। दीनदयाल स्पर्श योजना। हाल ही में सरकार ने डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने हेतु स्पर्श योजना आरंभ की है। डाक टिकट संग्रह यानी फिलेटली, इसमें विषयगत क्षेत्रों के आधार पर डाक टिकटों या संबंधित उत्पादों की खोज करना, उनकी अवस्थिति का पता लगाना, उन्हें प्राप्त करना, सूचीबद्ध करना, प्रदर्शित एवं संग्रहित करना तथा उनका अनुरक्षण शामिल है। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति योजना, यानी डाक टिकट के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति की योजना, यानी छात्रवृत्ति उसको स्पर्श योजना में है। ठीक है, स्पर्श योजना के अंतर्गत आता है। यह योजना सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर डाक टिकटों के संग्रहण एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु आरंभ की गई है। कहता है इस योजना के एक घटक के रूप में मेधावी छात्रों में अभिरुचि के तौर पर डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। युवा डाक टिकट संग्रहकर्ता को उनकी अभिरुचि तथा परियोजनाओं के प्रोत्साहन व मार्गदर्शन के लिए संबंधित विद्यालय को फिलेटली सलाहकार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब कहता है भारतीय चित्रकला के बारे में जरा हम लोग डिटेल से जानें। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल के हैं, जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी है। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय चित्रकारी में भारतीय संस्कृति की भांति ही प्राचीन काल से लेकर आज तक एक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन व मध्यकाल के दौरान भारतीय चित्रकारी मुख्य रूप से धार्मिक भावना से प्रेरित थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते यह काफ़ी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करती है। आज भारतीय चित्रकारी लोक जीवन के विषय उठाकर उन्हें मूर्त कर रही है। भारतीय चित्रकारी शैलियाँ। भारतीय चित्रकारी को मोटे तौर पर भित्ति चित्र व लघु चित्रकारी में विभाजित किया जा सकता है। भित्ति चित्र गुफाओं की दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी को कहते हैं। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं व एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का नाम लिया जा सकता है। दक्षिण भारत के बादामी व सीतान बसाल में भी भित्ति चित्रों के सुंदर उदाहरण पाए गए हैं। लघु चित्रकारी कागज या कपड़े पर छोटे स्तर पर की जाती है। बंगाल के पाल शासकों को लघु चित्रकारी की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। अजंता की गुफा। इन गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्षों तक चला। अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त काल से हुआ। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। एलोरा की गुफा हिंदू गुफाओं में सबसे प्रमुख 8वीं सदी का कैलाश मंदिर है। इसके अतिरिक्त इसमें जैन व बौद्ध गुफाएं भी हैं। बाघ व एलिफेंटा की गुफा। बाघ गुफाओं के विषय लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र अत्यधिक आकर्षक हैं। हाथी की मूर्ति होने की वजह से पुर्तगालियों ने इनका नाम एलिफेंटा किया। जैन शैली। इसके केंद्र राजस्थान, गुजरात और मालवा थे। देश में जैन शैली में ही सर्वप्रथम ताड़ पत्रों के स्थान पर चित्रकारी के लिए कागज का प्रयोग किया गया। इस कला शैली में जैन तीर्थंकरों के चित्र बनाए जाते थे। इस शैली पर फारसी शैली का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नासिर शाह 1500 से 1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडू में चित्रित नियतनामा के साथ ही पांडुलिपि चित्रण में एक नया मोड़ आया। पाल शैली। पाल शैली में यह शैली 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य बंगाल के पाल शासक के शासकों के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। इस शैली के विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। दृष्टांत शैली वाली इस चित्रकला शैली ने नेपाल और तिब्बत की चित्रकला को भी काफ़ी प्रभावित किया। मुगल शैली। मुगल चित्रकला शैली भारतीय, फारसी और मुस्लिम मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण है। अकबर के शासनकाल में लघु चित्रकारी के क्षेत्र में भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उसके काल की एक उत्कृष्ट कृति हमजानामा है। मुगल चित्रकला नाटकीय कौशल और तुलिका के गहरेपन के लिए विख्यात है। जहांगीर खुद भी एक अच्छा चित्रकार था। उसने अपने चित्रकारों को छवि चित्रों व दरबारी दृश्यों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और बिशन दास उसके दरबार के सबसे अच्छे चित्रकार थे। शाहजहां के काल में चित्रकारी के क्षेत्र में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वह स्थापत्य और वास्तुकला में ज़्यादा रुचि रखता था। राजपूत चित्रकला शैली। राजपूत चित्रकला शैली का विकास 18वीं शताब्दी के दौरान राजपूताना राज्यों के राज दरबार में हुआ। इस राज्यों में विशिष्ट प्रकार की चित्रकला शैली का विकास हुआ। हालांकि इनमें कुछ ऐसे समान तत्व हैं जिनकी वजह से इसका नामकरण राजपूत शैली किया गया। यह शैली विशुद्ध हिंदू परंपराओं पर आधारित है। इस शैली में रागमाला से संबंधित चित्रकारी महत्वपूर्ण है। इस शैली में मुख्यतः लघु चित्र ही बनाए गए। राजपूत चित्रकला की एक असाधारण विशेषता आकृतियों का विन्यास है। लघु आकृतियों भी स्पष्टता चित्रित की गई है। इस शैली का विकास कई शाखाओं में। मालवा शैली। मालवा शैली अपने चमकीले और गहरे रंगों के कारण विशिष्ट है। मालवा शैली के रंग चित्रों की प्रमुख श्रृंखला रसिक पीढ़िया है। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में पृष्ठभूमि समानता बेल बूटेदार और वास्तुशिल्प से परिपूर्ण है। बीकानेर शैली। बीकानेरी शैली के अधिकांश कलाकार मुस्लिम थे। यह शैली अपने सूक्ष्म एवं मंद रंगाभास के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली। इस शैली में नारी सौंदर्य के चित्रण के लिए कुछ अपने
मानदंड स्थापित किए गए हैं। कोटा शैली काफ़ी हद तक बूंदी शैली से मिलती जुलती है। इस शैली में विरल वनों में सिंह और चीतों के शिकार के चित्र विश्व विख्यात हैं। आम्बेर शैली के रंग चित्र समृद्ध हैं और उनमें विषय वैविध्य भी है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता का अभाव है। किशनगढ़ शैली उन्नत ललाट, चापाकार भौहें, तीखी उन्नत नासिका, पतले संवेदनशील ओठ तथा उन्नत चिबुक सहित नारी का चित्रण इस शैली का विशिष्ट है। मारवाड़ शैली इस शैली के रंग चित्रों में पपड़ी की कुछ विशेषताएं हैं। रंग संयोजन में चमकीले रंगों का प्राधान्य है। पहाड़ी चित्रकला शैली इस कला के चित्रित वृक्षों की बनावट पर नेपाली चित्रकला का व्यापक प्रभाव है। पहाड़ी चित्रकारों में कृष्ण गाथा अत्यंत लोकप्रिय है। बसौली शैली, गढ़वाल शैली, जम्मू शैली व कांगड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला शैली की उप शैलियाँ हैं। बंगाल शैली चित्रकारी की बंगाल शैली का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ब्रिटिश राज के दौरान हुआ। यह भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित शैली थी, लेकिन इसको कई कला प्रेमी ब्रिटिश प्रशासकों ने भी प्रोत्साहन दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर इस शैली के सबसे पहले चित्रकार थे। उन्होंने मुगल शैली से प्रभावित कई खूबसूरत चित्र बनाए। टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृति भारत माता थी, जिसमें भारत को एक हिंदू देवी के रूप में चित्रित किया गया। 1920 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ इस शैली का पतन हो गया। आधुनिक प्रवृत्ति औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कला पर पश्चिमी प्रभाव पूरी तरह से पड़ने लगा था। इस काल के दौरान कई ऐसे चित्र हुए जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण और यथार्थवाद के बेस में भारतीय विषयों का सुंदर चित्रण किया। इस दौरान जेमिनी रॉय जैसे कलाकार भी थे, जिन्होंने लोक कला से प्रेरणा ली। भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रगतिशील कलाकारों ने स्वतंत्रोत्तर भारत की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए नए विषयों और माध्यम को चुना। इस समूह के 6 प्रमुख चित्रकारों में K.H. आगा, S.K. बकरे और H.A. गदे और M.F. हुसैन, H.H. राजा और F.N. सूजा शामिल थे। इस समूह को 1956 में भंग कर दिया गया, लेकिन छोटे से ही समय में इसने भारतीय चित्रकला परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इस काल की एक प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल हैं। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिन्होंने नवीन भारतीय शैली का सृजन किया। अन्य महान चित्रकारों में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और रवि वर्मा का भी नाम शामिल है। वर्तमान प्रसिद्ध चित्रकारों में बाल चावदा, B.S. गायतोडे, कृष्णन खन्ना, राम कुमार, तैयब मेहता और अकबर पदमसी शामिल हैं। जहर दास गुप्ता, पुरोदास कारमाकर और बिजौन चौधरी ने भी भारतीय कला व संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है गुफा स्थापत्य। भारत में सर्वप्रथम मानव निर्मित गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। 2री शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इनका सर्वप्रथम जिक्र चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने किया था। 1819 ईस्वी में इन गुफाओं को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने खोजा था। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी भारतीय कला के इतिहास में अद्वितीय है। इन चित्रों में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। एलिफेंटा की गुफा, यह गुफाएं 24वीं शताब्दी की है। एलिफेंटा का शिव मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज 1958 में B.S. वाकेनकर ने की थी। इन्हें प्रागैतिहासिक कला का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। कार्ला व भांजा गुफाएं पुणे से लगभग 600 किलोमीटर दूर शैलकृत बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, जो पहली व दूसरे ईस्वी पूर्व की है। इन गुफाओं में कई विहार व चैत्यों का निर्माण किया गया था। राजपूतकालीन स्थापत्य कला। राजपूत कला व स्थापत्य के संरक्षण थे। उनका यह प्रेम उनके किलों व महलों में पूरी तरह से दिखाई देता है। चित्तौड़ व ग्वालियर के किले सबसे पुराने संरक्षित किलों में से एक हैं। ग्वालियर के मंदिर महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर 1486 से 1516 ने कराया था। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के महल राजपूतकालीन कला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। इन महलों का निर्माण मुख्य रूप से 17वीं-18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुआ था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में
अधिकांश महलों का निर्माण स्थानीय पीले भूरे रंग के पत्थरों से किया गया था। आज भी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह ने करवाया था। इसमें राजपूत स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के दर्शन होते हैं। राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में से दिल्ली का जंतर मंतर राजपूत स्थापत्य की विशिष्ट कृति है। जैन स्थापत्य शैली। प्रारंभिक वर्षों में कई जैन मंदिरों का निर्माण बौद्ध शैलकृत शैली के आधार पर बौद्ध मंदिरों के आसपास किया गया। प्रारंभ में जैन मंदिरों को पूरी तरह से पहाड़ों से काटकर ही बनाया जाता था और ईंट का प्रयोग लगभग ना के बराबर होता था। लेकिन बाद के काल में जैन शैली में परिवर्तन आया और पत्थर और ईंटों से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान के जैन मंदिर विश्व विख्यात हैं। राजस्थान में माउंट आबू और रानकपुर के मंदिर विशेष रूप से अपनी स्थापत्य कला के लिए मशहूर हैं। देवगढ़, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। एलोरा, बादामी और आईहोल में भी जैन स्थापत्य और वास्तुकला के कई बेहतरीन उदाहरण पाए जाते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य वास्तुकला। सल्तनत काल में कला के क्षेत्र में भारतीय और इस्लामी शैलियों के सुंदर समन्वय से इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। इस काल की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं थी किलों, मकबरों, गुंबदों तथा संकरी और ऊंची मीनारों का प्रयोग। इमारतों की साज सज्जा के लिए जीवित वस्तु के चित्र के स्थान पर फूल, पत्तियां, ज्यामितीय आकृतियां एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थीं। तुर्क शासकों द्वारा भारत में बनवाया गया प्रथम स्थापत्य कला का नमूना कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय की स्मृति में कराया था। इस काल की सर्वोत्तम इमारत कुतुब मीनार है। मुगल स्थापत्य व वास्तुकला। मुगल कालीन स्थापत्य व वास्तुकला भारतीय संस्कृति इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला प्रेमी मुगल सम्राटों ने ईरानी और हिंदू शैली के समन्वय से मुगल शैली का निर्माण किया। अकबर ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण फारसी शैली के अनुसार करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। इसमें ईरानी तथा प्राचीन भारतीय बौद्ध वास्तुकला की शैली को अपनाया गया। यहाँ की सर्वोत्तम इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 176 फीट है। जहांगीर का काल स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी सामान्य रहा। उसके द्वारा निर्मित सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा काफ़ी प्रसिद्ध है। एतमादुद्दौला के मकबरे का यह महत्व है कि इसमें सबसे पहले संगमरमर के ऊपर पच्चीकारी का काम किया गया था। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। उसके काल की प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, रंग महल, दीवाने बहिशत और शीश महल, अंगूरी बाग, आगरा की मोती मस्जिद और विश्व विख्यात ताजमहल है। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया और उसकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की सुंदर नक्काशी की गई। शाहजहां के बाद मुगल वास्तु एवं स्थापत्य कला का पतन हो गया। अंग्रेजी काल। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां भारत में अपने साथ यूरोपीय वास्तु व स्थापत्य कला भी लाई। उन्होंने भारत में कई ऐसे इमारतों का निर्माण करवाया जिनमें नव्य, शास्त्रीय, रोमांस्क्यू, गोथिक व नवजागरण शैलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ, जिन्होंने गोवा में कई चर्चों का निर्माण कराया, जिनमें पुर्तगाली गोथिक शैली की झलक दिखाई देती है। 1530 में गोवा में निर्मित सेंट फ्रांसिस चर्च देश में यूरोपियों द्वारा बनवाया पहला चर्च माना जाता है। भारतीय स्थापत्य कला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन का पड़ा। उन्होंने स्थापत्य कला का उपयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए किया। भारत के ब्रिटिश शासकों ने गोथिक, इंपीरियल, क्रिश्चियन, इंग्लिश, नवजागरण और विक्टोरियन जैसी कई यूरोपीय शैली की इमारतों का निर्माण कराया। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शैली को इंडो सारासेनिक शैली कहते हैं। यह शैली हिंदू, इस्लामिक और पश्चिमी तत्वों का खूबसूरत मिश्रण थी। मुंबई में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया विक्टोरिया टर्मिनल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। नई दिल्ली के स्थापत्य व वास्तुकला को अंग्रेजी राज का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। अंग्रेजों ने इस शहर का निर्माण अत्यंत ही योजनाबद्ध तरीके से करवाया था। सर एडवर्ड लुटियंस इस शहर के प्रमुख वास्तुकार थे। स्वतंत्रोत्तर काल। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में स्थापत्य कला की दो शैलियाँ उभरकर सामने आई, पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी। पुनरुत्थानवादियों ने मुख्य रूप से अंग्रेजी शैली को ही अपनाया,
जिसकी वजह से वह स्वतंत्र भारत में अपनी कोई छाप नहीं छोड़ सके। आधुनिकवादियों ने भी किसी नई शैली का विकास करने की बजाय अंग्रेजी व अमेरिकी मॉडलों को ही अपनाने पर जोर दिया। इन दोनों मॉडलों ने ही भारत में विविधता और ज़रूरतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ली कार्बूसियर द्वारा डिजाइन किए गए चंडीगढ़ शहर को स्वतंत्र भारत में भारतीय स्थापत्य का सबसे सफल नमूना माना जा सकता है। किसको? चंडीगढ़ शहर को। हाल के दिनों पश्चिमी देशों में भी आधुनिकतावाद का मरसिया पढ़ा जा चुका है, जिसकी वजह से अब भारतीय स्थापत्यकार भी भारतीय जड़ों को तलाश कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में आज भी भ्रम की स्थिति है। भारतीय स्थापत्य की हालांकि मुख्य शैली है नागर शैली में मंदिरों का निर्माण चौकोर या वर्गाकार रूप में किया जा सकता है या किया जाता था माने होता था। पहले नागर शैली में मंदिर का निर्माण चौकोर या वर्गाकार रूप में होता था। तो याद रखिएगा, नागर शैली में चौकोर और वर्गाकार। प्रमुख रूप से उत्तर भारत में इस शैली के मंदिर बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ एक और बंगाल और उड़ीसा, दूसरी ओर गुजरात और महाराष्ट्र तक इस शैली के उदाहरण मिलते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। इसमें गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा पिरामिड नुमा होता है। उनमें अनेक मंजिलें पाई जाती है। आंगन के मुख्य द्वार को यानी आंगन होता है ना, आंगन के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। यह इतना ऊंचा होता है कि कई बार यह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा देता है। ठीक है, यह द्रविड़ शैली के मंदिर कभी कभी इतने विशाल होते हैं कि वे एक छोटे शहर लगने लगते हैं। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चलुक शैली भी कहते हैं। चलुक तथा होयसलकालीन मंदिरों की दीवारों, छतों तथा इसके स्तंभों द्वारा आदि का अलंकरण बड़ा सजीव तथा मोहक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है भारतीय नृत्य कला। भारत में नृत्य की परंपरा प्राचीन समय से रही है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है, जिससे साबित होता है कि उस काल में भी नृत्य कला का विकास हो चुका था। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम व प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसको पंचवेद भी कहा जाता है। इसको पंचवेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नृत्य दो तरह के होते हैं, मार्गी यानी तांडव तथा लास। तांडव नृत्य भगवान शंकर ने किया था। यह नृत्य अत्यंत पौरुष और शक्ति के साथ किया जाता है। दूसरी ओर लास एक कोमल नृत्य है, जिसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ किया करते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक भारत में नृत्य काफ़ी प्रचलित थे, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते इसकी लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आ गई। किंतु 20वीं शताब्दी में कई लोग के प्रयास से नृत्य कला को पुनः जीवन मिला। भारत के शास्त्रीय नृत्य कलाओं का संक्षिप्त विवरण। भरतनाट्यम। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित भरतनाट्यम अत्यंत परंपराबद्ध तथा विशिष्ट शैली युक्त नृत्य है। इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभ में यह नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था, तब इसे आटम और सदीर कहते थे। इसे वर्तमान रूप प्रदान करने का श्रेय तंजौर चतुष्टय अर्थात पौनैया या पिलय तथा उनके बंधुओं को है। 20वीं शताब्दी में रविंद्रनाथ टैगोर, उदय शंकर और मेनका जैसे कलाकारों के संरक्षण में यह नाट्य कला पुनर्जीवित हुई थी। भरतनाट्यम में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत की सबसे पहली प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना हुई। अन्य प्रमुख कलाकारों में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, मृणालिनी, साराभाई, मालविका सरकार शामिल है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक ग्राम में इस नृत्य शैली का उद्भव हुआ था। यह शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियमों का पालन करता है। इस शैली का विकास तीर्थ नारायण तथा सिद्धेंद्र योगी ने किया था। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है।
परंतु पिछले कुछ समय से महिलाओं ने भी इसे अपनाया है। इस नृत्य के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रदर्शन रात में होता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों में वेदांत मसत्य नारायण या वेम्पत्ति या चिन्नासत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि शामिल है। उड़ीसी भरत मुनि की नृत्य शैली पर आधारित इस शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव विकास 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसा के राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान हुआ। 12वीं शताब्दी के बाद वैष्णव धर्म से यह काफ़ी प्रभावित हुई और जयदेव द्वारा रचित अष्टपदी इसकी एक आवश्यक अंग बन गई। उड़ीसी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व चमंगीज और चकरनज आदि होते हैं। इसमें विभिन्न शारीरिक भंगिमाओं में शरीर की साम्यावस्था का अत्यंत महत्व होता है। आधुनिक काल में उड़ीसी के पुनरुत्थान का श्रेय केलुचरण महापात्र को है। केलुचरण महापात्र को संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, मीनाती दास, प्रियबंदा मोहंती आदि उड़ीसा की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कथक उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य मूलतः भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसका उद्भव वैदिक युग से माना जाता है। बाद में मुस्लिम शासकों के दौरान यह नृत्य शैली मंदिरों से निकलकर राज दरबारों में पहुंच गई। जयपुर, बनारस, राजगढ़ तथा लखनऊ इसके मुख्य केंद्र थे। लखनऊ के वाजिद अली शाह के काल में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। यह अत्यंत नियमबद्ध एवं शुद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरा ध्यान लय पर दिया जाता है। इस नृत्य में पैरों की थिरकन पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार आदि। कथकली केरल राज्य में जन्म यह नृत्य शैली भारत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। कथकली भी मंदिरों से जुड़ा नृत्य है और इसे मात्र पुरुष ही करते हैं। कथकली नृत्य में गति अत्यंत उत्साहपूर्ण और भड़कीली होती है। इसके साथ इसमें शारीरिक भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। नर्तक अत्यंत आकर्षक श्रृंगार का प्रयोग करते हैं। इस नृत्य में कथाओं के पात्र देवता या दानव होते हैं। देवता या तो दानव होते हैं, माने राक्षस। 20वीं शताब्दी में बल्ला ठोल ने इसके पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कथकली के प्रख्यात कलाकारों में गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, कृष्णा कुट्टी, माधवन, आनंद, शिवरन इत्यादि शामिल हैं। मणिपुरी 15वीं से 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से मणिपुर में इस नृत्य शैली का उद्भव विकास हुआ। मणिपुरी के विषय मुख्यतः कृष्ण की रासलीला पर आधारित होती है। मणिपुरी की सबसे खास बात शरीर की अत्यंत आकर्षक और मृदु गति होती है जो इसे एक विशिष्ट सौंदर्य प्रदान करती है। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरु अमली सिंह और अतंब सिंह, झावेरी बहनें, थम्बल यामा, रीता देवी, गोपाल सिंह इत्यादि। पश्चिमी नृत्य कला मोहिनीअट्टम यह केरल राज्य में प्रचलित देवदासी परंपरा का नृत्य है। 19वीं सदी में भूतपूर्व त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनाल ने इसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। बाद में कवि बल्ला ठोल ने इसका पुनरुत्थान किया। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी आदि। कौन कौन है? कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी। किसके? मोहिनीअट्टम के। कृष्णाट्टम यह नृत्य शैली लगातार 8 रातों तक चलती है। 8 रातों तक चलती है। इसमें भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है। यह केरल में प्रचलित है। यक्षगान कर्नाटक में प्रचलित यह मूल रूप से ग्रामीण प्रकृति का नृत्य नाटक है। हिंदू महाकाव्यों से संबंधित इस नृत्य शैली में विदूषक और सूत्रधार मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिमी नृत्य कला। पश्चिमी नृत्य कला का इतिहास उसकी प्राचीन संस्कृति में निहित है। पश्चिमी देशों में पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चेक, स्लोवाकिया, रूस इत्यादि शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक विशिष्ट नृत्य शैली है। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन से भी नई नृत्य शैली का उद्भव व विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के पश्चिमी नृत्य कला में शास्त्रीय बैले के औपचारिक नियमों
खिलाफ प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे मुक्त शैली की नृत्य कला का विकास हुआ। आधुनिक नृत्यों में शो डांसिंग, जैसे उदाहरण के कैन कैन, जिसका विकास 1940 के आसपास पेरिस में हुआ। टाइप और जैज डांस 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जन्म। फ्री फॉर्म, जिसका शुरुआत अमेरिका इसाडोरा डंकन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किया। अथवा आम जनता में लोकप्रिय नृत्य रॉक एंड रोल अथवा ट्विस्ट शामिल है। बैले 17वीं शताब्दी में फ्रांस की राजा लुई 14वीं द्वारा नृत्य कला में रुचि लेने की वजह से बैले का जन्म हुआ। बैले नाट्य का नृत्य रूप है जो विभिन्न शारीरिक स्थितियां, कदमों की स्थिति एवं भावप्रवण अंग भंगिमाओं के समन्वय पर आधारित है। इस नृत्य में पैरों को जमीन के साथ सापेक्ष 90 डिग्री पर रखना होता है। पैरों को जमीन के सापेक्ष 90 डिग्री पर रखना होता है। बैले में पुरुष व महिला नर्तक अत्यंत आकर्षक रूप से चक्कर लगाते हैं। फ्रांसीसी बैले लुई 14वें के शासनकाल के बाद 1713 में पेरिस ओपेरा की स्थापना की गई, जिसमें बैले की शिक्षा दी जाती थी। इस ओपेरा के नर्तक अत्यंत भारी भरकम दरबारी वस्त्र पहना करते थे एवं अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे। सन 1800 के बाद महिला नर्तकियों ने अपने पंजों के किनारों पर नृत्य करना प्रारंभ किया। इसे चॉन पॉइंटच कहा जाता है। चॉन पॉइंटच कहा जाता है। धीरे धीरे पुरुष नर्तकों की भूमिका दोयम दर्जे की होकर रह गई। माने धीरे धीरे जो पुरुष नर्तकों की भूमिका दोयम दर्जे की होकर रह गई, वे महिला नर्तकियों के सहयोगी मात्र रह गए। रूसी बैल 19वीं शताब्दी के अंत में स्पीलिंग ब्यूटी और स्वान लेक जैसे बैले नाटकों से रूस में इस कला का प्रचार प्रसार हुआ। सन 1919 में प्रसिद्ध बैले निर्देशक सर्गे दी घिलेब ने पेरिस में अपने बैले नाटिका का प्रदर्शन किया, जिसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इसने रूसी बैले को विश्व भर में लोकप्रियता दिलाई। आधुनिक बैले रूस में आज भी बैले के रुडोल्फ नुरेयेव व मिखाइल बेरिसनिकोव जैसे महान कलाकार हैं, लेकिन कई अन्य देशों में भी नवीन तकनीक का समावेश करते हुए कई परीक्षण किए जा रहे हैं। कथा विश्व के प्रमुख नृत्य टैंगो का अर्जेंटीना देश, माने टैंगो जो नृत्य है वो अर्जेंटीना में होता है। सांबा होता है ब्राज़ील में। चाचा होता है कैरिबियाई द्वीप समूह में। कोंगा, माम्बो, रूम्बा क्यूबा में होता है। हॉर्न पाइप होता है इंग्लैंड में। कौन निगुबेट होता है फ्रांस में। वॉल्टेज होता है जर्मनी में। जिग फेडिंग होता है आयरलैंड में। होरा होता है इजराइल में। टारनटेला होता है इटली में। पोल्का शूटिंग होता है मध्य यूरोपीय देश। हॉलैंड फीलिंग जिग होता है स्कॉटलैंड में। बोलेरो, फंडानगो और फ्लेमेंको स्पेन में होता है। और फॉक्सट्रॉट, चार्ल्स सटन, लिंडी डांस, स्क्वायर डांस संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कहता है भारतीय शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में हुई। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जटिल व संपूर्ण संगीत प्रणाली माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैली है। हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली प्रमुख विषय श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति है। का विषय कुछ है श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति। कहता तबला वादक हिंदुस्तानी संगीत में लय बनाए रखने में मदद देते हैं। तानपुरा एक अन्य वाद्य यंत्र है जिसे पूरे गायन के दौरान बजाया जाता है। अन्य वाद्य यंत्रों में सारंगी व हारमोनियम शामिल है। हिंदुस्तानी शैली पर काफ़ी हद तक फारसी संगीत के वाद्य यंत्रों और शैली दोनों का ही प्रभाव है। हिंदुस्तानी गायन शैली के प्रमुख रूप। ध्रुपद। ध्रुपद गायन की प्राचीनतम एवं सर्व प्रमुख शैली है। ध्रुपद में ईश्वर व राजाओं का प्रशस्ति गान किया जाता है। इसमें ब्रिज भाषा की प्रधानता होती है। ख्याल।
यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय गायन शैली है। ख्याल की विषय वस्तु राजस्तुति, नायिका वर्णन, श्रृंगार रस आदि है। क्या क्या है? राजस्तुति, नायिका वर्णन, नायिका वर्णन हुआ, फिर श्रृंगार रस आदि है। कहता धमार, धमार का गायन होली के अवसर पर होता है। इसमें प्राय कृष्ण गोपियों के होली खेलने का वर्णन होता है। ठुमरी, इसमें नियमों की अधिक जटिलता नहीं दिखाई देती है। यह एक भाव प्रधान तथा चप्पल चाल वाला श्रृंगार प्रधान गीत है। इस शैली का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के राज दरबार में हुआ था। टप्पा, हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत है। यह गायन शैली चंचलता व लच्छेदार तान से युक्त होती है। कर्नाटक शैली, कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। त्यागराज, मुथुस्वामी, अदिचितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक शैली के विषय में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन और देशभक्ति शामिल है। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप हैं। क्या है वह? वर्णम। इसके 3 मुख्य भाग पल्लवी, अनुपल्लवी तथा मुक्तिस्वर होते हैं। वास्तव में इसकी तुलना हिंदुस्तानी शैली के ठुमरी के साथ की जा सकती है। जावाली, यह प्रेम प्रधान गीतों की शैली है। भरतनाट्यम के साथ इसे विशेष रूप से गाया जाता है। इसकी गति काफ़ी तेज होती है। कथा तिलाना, उत्तरी भारत में प्रचलित तराना के समान ही कर्नाटक संगीत में तिलाना शैली होती है। ठीक है, तराना के समान। यह भक्ति प्रधान गीतों की गायन शैली है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ग्रीक स्थापत्य मूर्तिकला। ग्रीक संस्कृति की सबसे खास बात यह थी कि कला व संस्कृति में उसकी दृष्टि काफ़ी हद तक लौकिक थी। उनकी इसी सोच का पूरी तरह से प्रभाव उनके स्थापत्य व मूर्तिकला में परिलक्षित होता है। ग्रीक संस्कृति पर कई बाहरी शक्तियाँ की सोच का भी पूरा असर था। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीस पर उत्तर से डोरियन और पूर्व से अनोनियन लोगों ने आक्रमण किया। इन दोनों शक्तियों ने ग्रीक संस्कृति को काफ़ी कुछ सिखाया। डोरियन अपने साथ जहां लकड़ी के भवन निर्माण की कला लाएं, वहीं अनोनियन अपने साथ अलंकारमय नक्काशी लाएं। यह वह काल था जब एथेंस सबसे प्रभावशाली सिटी स्टेट था। क्या? एथेंस। इसी काल में भवन निर्माण में सातिर का प्रयोग होने लगा। एथेंस का एक्रोपोलिस इस बात का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस बात का उपयोग या प्रयोग प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक स्थापत्य व मूर्तिकला ने एक नई शैली कोरिंथियन को जन्म दिया। यह एक ऐसी शैली थी जिनमें अलंकरण पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता था। ग्रीक कलाकारों ने मूर्तिकला में भी अपने हुनर को दिखाया और देवी देवताओं, नायकों, नायिकाओं आदि की सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। ग्रीक मूर्तिकला की सबसे खास बात मूर्तियों की लौकिकता है। शरीर की आकृतियों को अत्यंत बलिष्ठ और यथार्थ रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है। रोमन शैली प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य की काफ़ी विशाल थी। इस साम्राज्य का विशालता की झलक उसके विशाल भवनों में देखा जा सकता है। रोमन वास्तुशिल्प ने सर्वप्रथम चापाकार निर्माण, अर्धवृत्त, वृत्ताकार मेहराब का प्रयोग किया। इसका विकास लंबी मेहराब यानी और अनुप्रस्थ मेहराब और गुंबद में हुआ। क्या चीज़ में विकास? लंबी मेहराब, अनुप्रस्थ मेहराब और गुंबद में। रोमन वास्तुशिल्पियों ने मंदिरों और महलों, सार्वजनिक स्नानागारों और व्यायामशालाओं, सर्कसों व वृत्ताकार रंगशालाओं, सड़कों, सेतुओं और सीवर प्रणाली का खूबसूरत व भव्यता के साथ निर्माण किया। रोमन वास्तु व स्थापत्य की एक खास बात गिरजाघरों का निर्माण था। गिरजाघरों का निर्माण सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में शुरू करवाया, जब उसने ईसाई धर्म को अपनाया। इसने 4वीं शताब्दी में निर्माण करवाया, ठीक है, जब उसने ईसाई धर्म को अपनाया। इसके लिए बैसिलिका को आदर्श बनाया। कौन? कॉन्स्टेंटाइन। सम्राट का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य में यह एक व्यापारिक हाल हुआ करता था। रोमन साम्राज्य में यह एक व्यापारिक हाल हुआ करता था। इसकी एक मुख्य विशेषता एक लंबी
केंद्रीय पिंडी हुआ करती थी जो 2 निचली पथिकाओं से घिरी रहती थी। आगे चलकर गिरजाघरों की शैली इससे काफी हद तक प्रभावित हुई। रोमन कलाकार मूर्तिकला में भी सिद्धहस्त थे। इस मामले में रोमन शैली काफी हद तक ग्रीक शैली से मिलती जुलती थी। रोमन शैली में भी यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। अधिकांश मूर्तियां आधारित प्रतिमाओं के रूप में और घुड़सवारों की है। मूर्तियों में शारीरिक चित्रण अत्यंत सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है भारतीय स्थापत्य कला मूर्तिकला। भारत में स्थापत्य व वास्तुकला की उत्पत्ति हड़प्पा काल से माना जाता है। स्थापत्य व वास्तुकला के दृष्टिकोण से हड़प्पा संस्कृति तत्कालीन संस्कृतियों से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला की सबसे खास बात यह है कि इतने लंबे समय के बावजूद इसमें एक निरंतरता के दर्शन मिलते हैं। इस मामले में भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों से इतर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल 3500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी गिनती विश्व की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में किया जाता है। हड़प्पा नगर योजना इसका एक जीवंत साक्ष्य है। नगर योजना इस तरह की थी कि सड़कें एक दूसरे के समकोण में काटती थी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। यहाँ की इमारतें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यह एक ऐसी विशेषता है जो तत्कालीन किसी अन्य सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत उसका स्नानागार था। घरों की निर्माण में पत्थर और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी, नाचती हुई लकड़ी की धातु की मूर्ति इत्यादि तत्कालीन उत्कृष्ट मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं। मौर्य काल के दौरान देश में कई शहरों का विकास हुआ। मौर्य काल भारतीय कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से एक युगांतर युग था। इस काल के स्मारकों व स्तंभों को भारतीय कला के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। इस काल के स्थापत्य में लकड़ी का काफी प्रयोग किया जाता था। अशोक के समय से भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने ही श्रीनगर यानी कश्मीर व ललित पाटन यानी नेपाल नामक नगरों की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने राज्य में कुल 8400 स्तूप का निर्माण कराया था। हालांकि इसको अतिशयोक्ति माना जा सकता है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से सांची, भरहुत, बोधगया, अमरावती, नागार्जुनकोंडा के स्तूप प्रसिद्ध हैं। अशोक ने 30 से 40 स्तंभ का निर्माण कराया था। अशोक के समय से ही भारत में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई। इस काल के दौरान गुफाओं, स्तंभों, स्तूपों और महलों का निर्माण कराया गया। अशोक के स्तंभों से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंधों का खुलासा हुआ। पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में ही इस स्तर पर पहुंच गई थी कि आज भी अशोक के लाट की पॉलिश शीशे की भांति चमकती है। मौर्यकालीन स्थापत्य व वास्तुकला पर ग्रीक, फारसी और मिस्र संस्कृतियों का पूरी तरह से प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेसनगर की मूर्ति, रामपुरवा स्तंभ पर बनी सांड की मूर्ति तथा पटना और दीदारगंज की मूर्तियां विशेष रूप से कला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। शुंग, कुषाण और सातवाहन 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के थोड़े काल पश्चात ही मौर्य वंश का पतन हो गया। इसके बाद उत्तर भारत में शुंग और कुषाण वंशों और दक्षिण में सातवाहन वंश का शासन आया। इस समय के कला स्मारक, स्तूप, गुफा मंदिर, चैत्य विहार, शैलकृत गुफाएं आदि हैं। भरूच का प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण शुंग काल के दौरान ही पूरा हुआ। इस काल में उड़ीसा में जैनियों ने गुफा मंदिर का निर्माण कराया। उनके नाम है हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, मंचापुरी गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा इत्यादि। अजंता की कुछ गुफाओं का निर्माण भी इसी काल के दौरान हुआ। इस काल के गुफा मंदिर काफी विशाल हैं। इसी काल के दौरान गांधार मूर्तिकला शैली का भी विकास हुआ। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहते हैं। इस शैली का विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ। गांधार शैली के उदाहरण हद्दा व जैलियन से मिलते हैं। गांधार शैली की मूर्तियों में शरीर को यथार्थ व बलिष्ठ दिखाने की कोशिश की गई है। इसी काल के दौरान विकसित एक अन्य शैली मथुरा शैली गांधार से भिन्न थी। इस शैली में शरीर की पूरी तरह यथार्थ दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन मुख की आकृति में आध्यात्मिक सुख और शांति पूरी तरह से झलकती है। सातवाहन वंश ने गोली, जकीहपेट्टा या भट्टी प्रोलू और घंटासाला और नागार्जुनकोंडा और अमरावती में कई विशाल स्तूपों का निर्माण किया। कहाँ कहाँ? सातवाहन ने वंश ने गोली, जगही पेटा
भट्टी प्रोलू और घंटासाला, नागार्जुन कोंडा अमरावती में। ठीक है। गुप्तकालीन वास्तु व स्थापत्य। गुप्त काल के दौरान स्थापत्य व वास्तु अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस काल के मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर पत्थर एवं ईंट से किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों के सबसे भव्य और महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ यानी झांसी के पास और भीतरगांव कानपुर के पास। इन मंदिरों में रामायण, महाभारत और पुराणों से विषय वस्तु ली गई है। भीतरगांव यानी कानपुर का विष्णु मंदिर ईंटों का बना है और नक्काशीदार है। गुप्त काल की अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवताओं से संबंधित है। शारीरिक नग्नता को छिपाने के लिए गुप्त काल के कलाकारों ने वस्त्रों का प्रयोग किया। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध की तांबे की मूर्ति उल्लेखनीय है। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। चोल काल। चोलों ने द्रविड़ शैली की विकसित किया और उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। राजा राज प्रथम द्वारा बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इस काल के दौरान मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण होने लगा। प्रस्तर मूर्तियों का मानवीकरण चोल मूर्तिकारों की दक्षिण भारतीय कला को महान देन थी। चोल कांस्य मूर्तियों में नटराज की मूर्ति सर्वोपरि है। चलिए विविध में हम लोग चलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है मोनकोस दो रीनो कहता है अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु पुर्तगाल ने एक नए समझौते के अंतर्गत मोनकोस दो रीनो यानी मॉनसून कॉरेस्पोंडेंस नामक प्रलेखों का एक संग्रह भारत को सौंपा। इस संग्रह में लिस्बन से गोवा के मध्य हुआ सीधा प्रत्यक्ष पत्राचार सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत अरब एवं यूरोपीय शक्तियों के बीच की व्यापार प्रतिद्वंदिता तथा दक्षिण एशिया एवं पूर्व एशिया के पड़ोसी राजाओं के साथ उनके संबंधों का विवरण दर्ज है। महानदी से संलग्न विरासत स्थलों को दर्ज करने हेतु इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इनटेच का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ने महानदी के दोनों किनारों पर स्थित मूर्त एवं अमूर्त विरासत स्थलों के दस्तावेजीकरण हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य भारत में विरासत के प्रति जागरूकता फैलाना, उनका संरक्षण करना। इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। कार्यक्रम के बारे में, यह महानदी के दोनों किनारों पर लगभग 1000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। इसके तहत मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के विरासत स्थलों को कवर किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण विरासत संरचनाओं की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की जाएगी। यह संरक्षण श्रमिकों, इतिहासकारों, छात्रों एवं शोधकर्ताओं हेतु एक रोड मैप की तरह कार्य करेगा। गांधी पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2004 से 14 के बीच देश का नेतृत्व करने तथा वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने हेतु 2017 को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। फिर से समझिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2004 से 2014 के बीच देश का नेतृत्व करने तथा वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने हेतु 2017 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के बारे में, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास एवं एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए रचनात्मक प्रयास को मान्यता देते हुए ऐसा करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की व्यापक भलाई और स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाने के लिए हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चयोग इस पुरस्कार के पिछले 2 प्राप्तकर्ता हैं। आइकोमॉस यानी 19वीं में आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट की आम सभा का आयोजन दिसंबर 2017 को आइकोमॉस पर बनी भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा दिल्ली में किया गया। इस संगोष्ठी का विषय हेरिटेज एंड डेमोक्रेसी था। सभा में पारित दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन हेरिटेज एंड डेमोक्रेसी ने इस बात पर बल दिया कि विरासत हेतु लोगों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
इसमें इस बात पर बल दिया गया कि विरासत एक मौलिक अधिकार और सभी का दायित्व है। साथ ही विकास की पहलों में संरक्षण उद्देश्य शामिल होने चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विरासत संसाधनों का महत्व, प्रामाणिकता और मूल्य संरक्षित रहे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीवित विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करना सतत विकास हेतु एक पूर्व शर्त है तथा विरासत का विधायी संरक्षण सभी स्तरों पर विद्यमान सरकारों का उत्तरदायित्व है। इसके बारे में आइकोमोस सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और बचाव के लिए कार्य करता है। यह इस प्रकार का एकमात्र वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जो स्थापत्य और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण में सिद्धांत पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका कार्य 1964 के इंटरनेशनल चार्टर ऑन द कन्वर्जेंसन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मोन्यूमेंट एंड साइट यानी बेनिस चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित है। प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आने वाली कई निर्देशों को अस्वीकार कर दिया। प्रसार भारती के बारे में, यह प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एवं संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह 1997 में अस्तित्व में आई थी। यह देश का एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। लोक सेवा प्रसारण का उद्देश्य दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पूरा किया जाता है। लोक सेवा प्रसारण का उद्देश्य दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रसार भारती से पूर्व AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो और DD न्यूज दूरदर्शन हुआ और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मीडिया इकाइयों के रूप में कार्यरत थे। सबरीमाला त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया। सबरीमाला के बारे में, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो केरल के पठनाथिटा जिले के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पेरियार टाइगर रिजर्व यानी पेरुनाद ग्राम पंचायत में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक वार्षिक तीर्थ यात्राओं वाले स्थलों में से एक है जहां प्रत्येक वर्ष लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। सबरीमाला मंदिर अय्यप्पन का एक प्राचीन मंदिर है जिसे षष्ठ और धर्म षष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर केवल मंडल पूजा यानी लगभग 15 नवंबर से 26 दिसंबर यानी मकर बिलक्कू या मकर संक्रांति 14 जनवरी और महाविषुव संक्रांति 14 अप्रैल के दिनों में और प्रत्येक मलयालम माह के पहले 5 दिनों में पूजा हेतु खोला रहता है। इंटरनेशनल डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन कहता है, नई दिल्ली में इंटरनेशनल डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 4 का आयोजन किया गया। डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता पर परिसंवाद के बारे में विश्व की 5 प्राचीन साक्षर सभ्यताओं के संबंध में विद्वानों और सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करने हेतु 2013 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। दक्षिण एशियाई सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुई। यह मुख्यतः ताम्रपाषाण काल में फली फूली और विकसित हुई। सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। निष्कर्षों के अनुसार इस सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं थी। दक्षिण एशियाई सभ्यता की 2 भागों दुर्ग एवं निचला नगर में विभाजित विस्तृत नगर योजना। 2 भागों में दुर्ग एवं निचला नगर में विभाजित विस्तृत नगर योजना। शहरों का ग्रिड प्रणाली सहित समानांतर चतुर्भुज आकार होना। निरीक्षण छिद्रों के साथ योजनाबद्ध भूमिगत जल निकासी। व्यापार पर आधारित एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था। उन्नत कृषि, मृदभांड तथा मुहर निर्माण की कला आदि। यहाँ पशुपति और मातृदेवी की पूजा की जाती थी। इन्हें पुनर्जन्म में विश्वास था तथा इन लोगों ने विस्तृत सावधान प्रक्रिया को अपनाया था। पक्की हुई ईंटों का व्यापक स्तर पर उपयोग, पत्थरों से निर्मित भवनों की अनुपस्थिति मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, यानी पकी हुई ईंटों का व्यापक स्तर पर उपयोग पत्थरों से निर्मित भवनों की अनुपस्थिति में किया जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? इस सभ्यता का उदय वर्तमान ईरान और कुवैत की दजला और टिग्रिस और फरात यूफ्रेटस नदियों के तट पर हुआ था। ठीक है, यह लगभग 12,000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल के दौरान प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण मेसोपोटामियाई सभ्यता में सुमेरिया, असीरिया, अकादिया, बेबीलोनिया की सभ्यताएं शामिल थीं। साक्ष्यों के अनुसार इस सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने अपना धर्म, साहित्य, विधि संहिता तथा दर्शन स्थापित किया। साथ ही इस सभ्यता के बाह्य व्यापारिक संबंध भी थे। चीनी की सभ्यता, यह सभ्यता तृतीय और द्वितीय सहस्त्रवादी यह सभ्यता चीनी की जो सभ्यता है, यह सभ्यता तृतीय और द्वितीय सहस्त्राब्दी
सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य येलो रिवर यानी पीली नदी के तट पर तथा 5000 ईसा पूर्व से पहले यांगतजी नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, द्वितीय सहस्त्राब्दी में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी नवपाषाण काल में इस सभ्यता के निवासी प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, मध्य अमेरिकी सभ्यता, यह सभ्यता लगभग 21,000 ईसा पूर्व में मैक्सिको और मध्य अमेरिका के हिस्सों में विकसित हुई। मिस्र सभ्यता, इसका विकास नील नदी के किनारे उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हुआ। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग के बारे में जानेंगे। हाल ही में विभिन्न वस्तुओं जैसे बंगनपल्ली आम, बंदर, लड्डू, फिर मामल्लपुरम की मूर्तिकला तथा एथिकोप्पा की खिलौनों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई प्रदान किया गया है। मामल्लपुरम मूर्तिकला के विषय में महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी में पल्लवों के शासन काल की उत्कृष्ट शैल मूर्तिकला तकनीक को प्रदर्शित किया गया। इसमें गुफा वास्तुकला, शैल वास्तुकला, संरचनात्मक मंदिर, स्वतंत्र खड़ी मूर्तियां और रिलीफ मूर्तियां और चित्रकला छवि मूर्तियां सम्मिलित हैं। पुरुष एवं स्त्री मूर्तियां सुंदरता के मामले में पूर्णता का प्रतीक है। इसकी विशेषताओं में चौड़ा मस्तक, तीक्ष्ण नाक, बड़ी आंखें, लटकते हुए कान और अंडाकार चेहरा तथा दोहरी ढूंढी सम्मिलित है। ठीक है, कहता है मामल्लपुरम के मूर्तिकार अभी भी नक्काशी हेतु हथौड़ा एवं छेनी तकनीक का उपयोग करते हैं तथा शिल्प शास्त्रों में प्रतिपादित अधिक समय लेने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मामल्लपुरम का नाम 7वीं सदी के मध्य में नरसिंह वर्मन पल्लव को प्राप्त प्रसिद्ध उपाधि के नाम पर रखा गया था। मामल्लपुरम का नाम, ठीक है, मामल्लपुरम का नाम 7वीं सदी के मध्य में नरसिंह वर्मन पल्लव को प्राप्त प्रसिद्ध उपाधि के नाम पर रखा गया था। कहता है एटिकोपाका के खिलौने, एटिकोपाका बोमलू के विषय में। ये खिलौने आंध्र प्रदेश के एटिकोपाका क्षेत्र में निर्मित तथा गैर विषैले प्राकृतिक रंगों द्वारा रंगे हुए हैं। खिलौने आकार एवं उपयोग की गई सामग्रियों में अद्वितीय है। वे अंकुड़ी कर्रा यानी राइटिया टिक्टोरिया पेड़ की नरम लकड़ी से बनाए गए हैं। खिलौने बनाने की इस 400 वर्ष पुरानी कला को टंडर्ड वुड लाइकर क्राफ्ट कहा जाता है। टंडर्ड वुड लाइकर क्राफ्ट कहा जाता है। कहता विविध फालुग गोंग चीन में प्रतिबंधित प्राचीन चीनी पूर्णतावादी प्रणाली है जिसे भारत में मनाया गया। फालुंग गोंग व्यायाम, ध्यान, मंद गति का व्यायाम, श्वास को नियंत्रित करना आदि को नैतिक और आध्यात्मिक उपदेशों के साथ संयुक्त करता है। हाल ही में कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह भारत में एकमात्र ओरल स्टोरी टेलर फेस्टिवल मौखिक रूप से कहानी सुनाने वालों का महोत्सव है और घुमक्कर नारायण ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा है जिसे 2010 में यूनेस्को के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया था। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम हाल ही में मुंबई WCCF का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय शहर बन गया। कौन? मुंबई। WCCF ग्लोबल नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच है जो 33 शहरों को उनकी सांस्कृतिक डेटा आधारित अनुसंधान और सूचना साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है जिससे भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके प्रभाव का अन्वेषण किया जा सके। गोमिरा डांस पश्चिम बंगाल का एक मुखौटा नृत्य है। इसकी उत्पत्ति के जड़े शक्तिवाद और आदिशक्ति यानी प्रारंभिक ऊर्जा की पूजा में है। इसके नर्तक पुरुष होते हैं जो पुरुष, महिला और जानवर जैसी कई पात्रों का किरदार निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह वीडियो प्रभावित कराया गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।